नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट और हिंदी में जो है रस वाले पार्ट से रस चैप्टर जो है उससे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले अगले एग्जाम के लिए और शायद वीडियो के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको पहले से चैनल पर सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। तो रस के बारे में कुछ चीज़ें जानकारी लेते हैं और उनसे क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको हम दोबारा एक बार रिवीजन करते हैं। तो देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? ऑप्शन में से सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, विभाव, अनुभाव, संचारी या स्थायी भाव। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग सन्निपत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? नव रस से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 प्रकार के रसों के बारे में बताया गया है जो कि नव रस का अभिप्राय है। इसकी व्याख्या देखते हैं। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से अभिप्राय नव रस से है। ये नवरस इस प्रकार हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस या अद्भुत रस तथा शांत रस हैं। इस प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, रसो व सह रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शंस में से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। रसो व सह का रस से संबंधित कथन जो है यह कथन तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग द्रास्ति निष्पत्ति को प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शंस में से सही आंसर ऑप्शन बी, भरत मुनि के द्वारा जो है इसे प्रतिपादित किया गया है। की व्याख्या देख लेते हैं। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दास निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इनके इस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र के अनुसार अनुभावों का विशेष उपयोग अभिनय की दृष्टि से ही होता है। भरत मुनि ने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत रस सहित कुल 8 रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकारा है। 9वें रस शांत का इसमें वर्णन नहीं किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेम पूछा गया है कि विभावानुभाव्य व्यभिचारी संयोग द्रास निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचार्य भरत मुनि का है। नेक्स्ट है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो ऑप्शंस में से सही आंसर ऑप्शन बी, नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में जो है रस सूत्र का विवेचन किया गया है भरत मुनि के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? यह कथन जो है किसने कहा है? सही आंसर ऑप्शन बी, भरत मुनि ने। नेक्स्ट है, नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 8 है। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों की व्याख्या की है अपने नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, रसों की संख्या 8 किसने मानी है? तो किसने जो है रसों की संख्या 8 मानी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, भरत मुनि ने जो है रसों की संख्या 8 मानी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? आचार्य भरत मुनि ने कौन से रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, शांत रस को जो है इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। नेक्स्ट है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे? भरत मुनि थे।
इन्हीं के अनुसार 8 रसों को जो है 8 प्रकार के रसों को बताया गया है। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि थे। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख 4 व्याख्याता हैं: भट्ट, लोलट, उत्पत्तिवाद, संकुक, अनुमितिवाद, भट्ट, नायक, भुक्तिवाद एवं जो है अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। नेक्स्ट प्रश्न, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा विभाव। जो है विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। रसानुभूति के कारण अथवा रसों को उदित करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के 2 भेद हैं, आलम्बन और उद्दीपन। 2 प्रकार के विभाव बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद में मिलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जो है संचारी भाव में। ये सारे हमें ऑप्शंस मिलते हैं। की व्याख्या देख लेते हैं। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। जैसे रस्सी से भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, जड़ता, उन्माद आदि भाव संचारी भाव हैं। संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते और बिगड़ते हैं। अतः स्पष्ट है कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध संचारी भाव से है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे क्या हैं? वाणी और अंगों के द्वारा जो प्रकट हो वे क्या हैं? तो ऑप्शन में से सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुभव हैं। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे अनुभव हैं। मानव मन में स्थायी भाव के जागृत होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें अनुभव कहा जाता है। जैसे सांप को देखकर व्यक्ति चिल्लाने या भागने लगे तो उनकी यह शारीरिक चेष्टा अनुभव कहलाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अनुभवों के भेद के विषय में आचार्यों में मतभेद है। भरत ने अनुभवों के 3 भेद बताए हैं, 3 भेद किए हैं, वाचिक, आंगिक और सात्विक। भानुदत्त ने इनके 4 भेद बताए हैं जो है, और वे कौन कौन से हैं और उनके नाम भी आचार्य भरत ने कुछ भिन्न दिए हैं, कायिक, मानसिक, आहारी और सात्विक दिए हैं। तन की चेष्टा को कायिक अनुभव माना जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आश्रय द्वारा भू संचालन, कटाक्षपात आदि क्रियाएं करना कायिक अनुभव है। इन अनुभवों को उत्पन्न करने के लिए आश्रय को यत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें यत्नज अनुभव भी कहते हैं। इनकी संख्या अनिश्चित है। मन की चेष्टाएं मानसिक अनुभव कहलाती हैं। अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभव कहते हैं। मन के भाव के अनुकूल भिन्न भिन्न प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा धारण करने को आहारी अनुभव कहा जाता है। सात्विक अनुभव वे होते हैं जो सहज स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। इनके उत्पन्न होने से आश्रय को कोई यत्न नहीं करना पड़ता है, अतः इन्हें अयत्नज अनुभव भी कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभ्रम, स्वरभंग, प्रकंप यानी कि वेपथु, वैवर्ण, रंगहीनता, अश्रु, प्रलव या मूर्छा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, रोचक किस तरह का अनुभव है? ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा सात्विक। रोचक जो है सात्विक अनुभव है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा आहारी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। वेपथु कैसा अनुभव है? तो ऑप्शन सी सात्विक अनुभव है। वेपथु जो है सात्विक अनुभव है। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुभव। अनुभवों के कितने भेद हैं? ऑप्शन है अनुभवों के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर आंसर तो सी बताया गया है, पर इसमें कुछ मतभेद हैं, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसको जो है आयोग ने जो है इनका आंसर जो है हमारा 4C माना गया है। अनुभव के 2 भेद होते हैं। अनुभव के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कायिक और सात्विक अनुभव हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गाइस, हरदेव बाहरी के अशब्द अर्थ प्रयोग के अनुसार अनुभव के 2 भेद होते हैं, कायिक या इच्छिक तथा सात्विक या अनिच्छिक। इच्छिक अनुभव को साधारण अनुभव भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पटु झटकती हटती हसहि नचावहि नयन
त्यों तो निपट उदारो फगुआ देत वने न। इस पंक्ति में कौन सा अनुभाव है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, कायिक अनुभाव है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव बताया है। आचार्य देव ने कौन से भाव को 34वां संचारी भाव बताया है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छल। छल को जो है इन्होंने 34वां संचारी भाव बताया गया है। आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों की संचारी भाव कहते हैं। ये संचारी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि यह स्थिर नहीं रहते हैं, बीच बीच में प्रकट होकर विलीन हो जाते हैं। इनसे स्थायी भाव की पुष्टि होती है। इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये 33 है। देव कवि ने छल नामक एक और संचारी भाव ढूंढ निकाला है जिसे वे 34वां संचारी भाव कहते हैं। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है। ऑप्शंस में से ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, 33 होती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसके कुछ हमारे भाव हैं, संचारी भावों की संख्या बताई गई है। कौन कौन से ये देख लेते हैं। तो संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई हैं। वे इस प्रकार हैं, हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, चैतन्य या लाभ, मोह, स्मृति, मरण, व्याधि या रोग, मद, श्रम, आवेग, दीनता, शंका, उत्सुकता, विषाद, त्रास, भय या व्याग्रता, मति, असूया, उग्रता, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, व्रीड़ा, निखिल लज्जा, ग्लानि, स्वप्न, चपलता, धृति, आमर्ष, असहनशीलता, निद्रा, अवहिथ्या, भाव का छिपाना, अपस्मार, मूर्छा तथा वितर्क है। इसी के साथ में अगला प्रश्न देखिए, संचारी भावों की संख्या मानी गई है। ऑप्शन में से ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। संचारी भावों की कितनी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 33 होती हैं। अपस्मार क्या है। अपस्मार एक शब्द है जो क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संचारी भावों का एक प्रकार है अपस्मार। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची है, हमें यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि एक रस है और उसके स्थायी भाव है, तो जिनको हमें मैच करना है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि श्रृंगार है, यह श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है रति होता है, अद्भुत का जो होता है विस्मय होता है, शांत का निर्वेद होता है और वीर का जो है उत्साह होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये भी हमारा मैच करना है। तो इस पर देखते हैं व्याख्या, इसकी भी देख लेते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसे देखते हैं कि अद्भुत का हो जाएगा विस्मय, वीर रस का हो जाएगा उत्साह, रौद्र रस का हो जाएगा क्रोध, करुण रस का हो जाएगा शोक। इस तरह से हम इसका मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं और वहाँ पे कौन से विकल्प में स्थायी भाव हमें दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, रति, शोक, उत्साह और भय, ये जो है हमारे स्थायी भाव हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो स्थायी भाव नहीं है। तो ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विषाद। विषाद एक प्रकार का स्थायी भाव नहीं है, जबकि जुगुत्सा, हास और निर्वेद जो हैं स्थायी भाव माने गए हैं। अब स्थायी भाव टोटल हम पूरा देख लेते हैं। तो विषाद किसी भी रस का स्थायी भाव नहीं है। जुगुत्सा, विभत्स रस, निर्वेद, शांत रस और हास्य रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का स्थायी भाव ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस के 4 भेद हैं, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। भयानक रस का स्थायी भाव जो है भय है तथा शांत रस का स्थायी भाव सम या निर्वेद होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्साह। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर हो जाएगा निर्वेद, ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव माना गया है। वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की पुष्टि की गई है। ऑप्शन में से हो जाएगा सही आंसर ए, ऑप्शन होगा वीर रस। वीर रस की पुष्टि की गई है। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी ने क्रांति की गायिका सुभद्रा कुमारी चौहान नामक लेख में सुभद्रा जी की कविताओं के परिप्रेक्ष्य में लिखा है। सुभद्रा जी की राष्ट्रीय कविताएं क्रांति के जयघोष से गुंजारित हो रही हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता में भारतीय इतिहास के वीर पुरुषों एवं घटनाओं का नाम लेकर लंका एवं कुरुक्षेत्र का स्मरण कर त्रेता या द्वापर युग की वीरता के महान महत्व का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि बसंत पर्व को
रक्त पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। उपयुक्त आंसर हमारा वीर रस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रस का स्थायी भाव उग्रता, हर्ष, गर्व आदि है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा वीर रस का। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा ऑप्शन सी जुगुत्सा। जुगुत्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुत्सा होता है। जब जुगुत्सा नामक स्थायी भाव, विभाव आदि भावों की परिपक्वता होती है तब यह रस उत्पन्न होता है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। इसी प्रकार विस्मय जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रस का स्थायी भाव जुगुत्सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा विभत्स रस का। नेक्स्ट है विभत्स रस का स्थायी भाव, तो ऑप्शन सी जुगुत्सा। अगला प्रश्न है, जुगुत्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विभत्सा जो है विभत्स जो है जुगुत्सा का स्थायी भाव है। नेक्स्ट प्रश्न है, जुगुत्सा का स्थायी भाव, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव है। अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत का स्थायी भाव हो जाता है ऑप्शन सी विस्मय। विस्मय जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। जुगुत्सा विभत्स रस का होता है। इसी प्रकार क्रोध तथा निर्वेद क्रमशः रौद्र एवं शांत रस के स्थायी भाव माने गए हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा विस्मय रस हो जाएगा। विस्मय जो है इसका स्थायी भाव होगा। विस्मय या आश्चर्य किस रस के स्थायी भाव है? तो ऑप्शन सी अद्भुत रस के स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव होता है। शांत रस का स्थायी भाव होगा हमारा ऑप्शन सी निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वेद स्थायी भाव है। तो निर्वेद जो है किसके स्थायी भाव है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। शांत रस के स्थायी भाव माने गए हैं। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर पूछा गया है तो ऑप्शन में से सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रृंगार रस का हो जाएगा। इसकी व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों में श्रृंगार रस है, अतः राम आलम्बन, सीता आश्रय, कंकन के नग में परछाई देखना उद्दीपन है। राम की परछाई को देखना आदि अनुभाव, स्तंभ, हर्ष आदि संचारी भाव, स्थायी भाव रति हैं, जो इनके सबसे पुष्ट होकर संयोग श्रृंगार रस का परिपाक करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी रति। रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है, जहाँ नायक और नायिका के सौंदर्य एवं प्रेम संबंधी वर्णन किया जाता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। इनके दो भेद हैं, संयोग जो है श्रृंगार रस होता है और एक वियोग या विप्रलम्भ श्रृंगार रस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंगार रस के स्थायी भाव होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा रति। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रृंगार रस। नेक्स्ट प्रश्न है, विप्रलब्ध श्रृंगार रस में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो ऑप्शंस में से ऑप्शन ए हो जाएगा 10 दशाएं मानी गई हैं, जो कि इस प्रकार है। विप्रलम्भ श्रृंगार रस की वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं, जो इस प्रकार है। अभिलाषा, चिंता, गुण कथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता या मरण जो है हमारे विप्रलब्ध श्रृंगार रस के स्थायी भाव माने गए हैं, दिशाएं हैं। वह अग्नि पुराण के अन्य रसों की श्रृंगार रस का भेद माना गया है। अग्नि पुराण में जो है अन्य रसों को जो है श्रृंगार रस का भेद माना गया है। केशव और देव आदि आचार्यों ने श्रृंगार रस को रसराज माना है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि रसराज जो है कौन से रस को कहा जाता है? तो ऑप्शन में से मिल जाएगा आपको श्रृंगार रस। देवों ने श्रृंगार में सभी रसों को बिंबित माना है। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रृंगार रस को जो है संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, किस रस का संचारी उद्दीपन, विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? तो ऑप्शंस में से सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रृंगार रस के भाव होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फाड़ नख सब अंतरिन रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखन पे हरसी प्रेतगण नारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? तो यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जुगुत्सा रस होता है, जुगुत्सा स्थायी भाव पाया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
तो यहाँ पे उपयुक्त पंक्ति में विभत्स रस है जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। जहाँ किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या दृश्य को देखकर घृणा या जुगुप्सा मन में उत्पन्न हो, वहाँ पर जो है विभत्स रस का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विंध्य के वासी, उदासी, तपोव्रतधारी, महावेनु, नारी, दुखारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हास्य रस होगा, क्योंकि ये लाइन पढ़ने के बाद हमें हास्य जैसा कुछ अनुभव हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हास्य रस का। अब यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में हास्य रस है। इस पंक्ति का अर्थ है कि विंध्य के तपस्वी वासी जो है नारी के बिना काफ़ी दुखी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, लालजी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपयुक्त रस में कौन सा, उपयुक्त दोहे में जो है कौन सा रस है? तो सही आंसर हो जाएगा हास्य रस है यहाँ पर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो तुम्हार अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावे, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मुलक जिमि तोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस पाया गया है? तो कौन सा रस है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी रौद्र रस। रौद्र रस का भाव यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पर ऑप्शंस की व्याख्या दी हुई है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अपना शत्रु, दुष्ट व्यक्ति, समाजद्रोही, खलनायक आदि इसमें आलम्बन विभाव होते हैं तथा इनके कार्य या चेष्टाएं उद्दीपन होती है। आंखें लाल होना, दांत पीसना, होठ काटना या अस्त्र शस्त्र उठाना आदि इस रस में अनुभाव हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण के क्रोध के भाव को प्रकट किया गया है, अतः यहाँ पर रौद्र रस है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अद्भुत रस। तो अद्भुत रस जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अद्भुत रस हो जाएगा। जहाँ किसी असाधारण, अपूर्व, अलौकिक वस्तु, जीव इत्यादि को देखकर हृदय में विशेष प्रकार का सुखद, कौतूहल, विस्मय, आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ अद्भुत रस होता है। उपयुक्त पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा कृत विनय पत्रिका से उद्धरण है, जिसमें यह भाव प्रतीत होता है, अतः इन पंक्तियों में अद्भुत रस पाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना का वेलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस पाया गया है? तो ऑप्शन में से ऑप्शन सी हो जाएगा शांत रस है। यहाँ पर मन में संयम, शांति या वैराग्य को जागृत करने वाले प्रसंगों के चित्रण में शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज सो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस पाया गया है? तो यहाँ पर करुण रस का भाव हमें मिलता है। उपयुक्त पंक्तियों में करुण रस है। इन पंक्तियों के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के उपरांत पूरी करुणा को उड़ेल दिया है। नेक्स्ट है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार में निहित रस कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करुण रस पाया गया है। ये लाइन जो है, पंक्तियाँ जो है सुमित्रानंदन पंत की कविताओं से ली गई हैं। नेक्स्ट है, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतन मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त पंक्तियों में, काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करुण रस का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में से रस का निरूपण हुआ है। एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए भयानक रस। तो यहाँ पर भयानक रस का भाव हमें मिलता है। अब यहाँ पर उसकी व्याख्या दी हुई है। भानुदत्त ने रस तरंगिनी में भयानक रस के दो भेद किए हैं, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ। स्वनिष्ठ भयानक रस वहाँ होता है जहाँ पर भय का आलम्बन स्वयं आश्रय में रहता है, और परनिष्ठ
जो है भयानक रस वह होता है जहाँ भय का आलंबन आश्रय में वर्तमान न होकर के उससे बाहर पृथक होता है, अर्थात आश्रय एवं स्वयं अपने किए अपराध से ही डरता है। प्रस्तुत पंक्तियों में अजगर और सिंह आलंबन है। उन दोनों जीवों की भयानक आकृति तथा चेष्टाएं उद्दीपन है। स्वेद, कंपन, रोमांच आदि संचारी भाव हैं और मूर्छा आदि अनुभाव हैं। इन सब से भय स्थायी पुष्ट होकर भयानक रस की प्रतीति कराता है। तो यह परानिष्ठ भयानक रस का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोहत कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस पाया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वात्सल्य रस। जब अपने या पराये बालों को देखकर या सुनकर उसके प्रति मन में एक सहज आकर्षण या बाल रति का भाव उत्पन्न उमड़ता है तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में जो है श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए वहाँ कहा गया है कि घुटनों के बल चलने लगे हैं और उनके हाथों में मक्खन है, मुख पर दधी लगा है, शरीर मिट्टी से लिपा है। अतः यहाँ पर आकर्षक रूप जो है उनके रूप का वर्णन हो रहा है, अतः ये वात्सल्य रस है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, भक्ति रस। यहाँ पर भक्ति रस का भाव हमें दिखा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो यहाँ पर सही आंसर एक भी मैच नहीं है, तो हम सीधे इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय वृत्ति का संबंध जो है किस रस से है। यहाँ पर व्याख्या है, भारतीय वृत्ति का सामान्य अर्थ है वांग्या प्यार, वांग्या व्यापार। प्रस्तावना में भारतीय वृत्ति होती है। इसका आशय यही है कि प्रस्तावना में वांग्या व्यापार की प्रधानता प्रयोजनीय होता है। भरत मुनि ने वृत्तियों को काव्य माताओं की संज्ञा दी है, काव्य माताएं की संज्ञा दी हैं। विश्व भारती ने भी इसका समर्थन किया है। ये वृत्तियाँ 4 प्रकार की हैं, सतत्वी, भारती, कैसिकी और अष्टभटी। तो कैसिकी वृत्ति क्या है? यह बड़ी मनोहर वृत्ति है। इसका संबंध श्रृंगार और हास्य से है। इसकी उत्पत्ति सामवेद में मानी गई है। सतत्वी वृत्ति जो है, इस वृत्ति का संबंध शौर्य, दान, दया, दाक्षिण्य से है। इसमें वीरोचित कार्य करते हैं। इनका संबंध जो है वीर रस है और इसमें थोड़ा रौद्र और अद्भुत का भी समावेश मिलता है। नेक्स्ट है आर्यभट्टी वृत्ति। माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, संघर्ष, आघात, प्रतिघात और बंधनादि से युक्त यह वृत्ति रस जो है वृत्ति रौद्र रस के वर्णन में काम आती है। इस वृत्ति की उत्पत्ति जो है अथर्ववेद से बताई गई है। नेक्स्ट है भारतीय वृत्ति। इसमें स्त्रियां वर्जित हैं। इसका संबंध पुरुष नटों या भारतों से है, इसलिए यह भारती कहलाती है। इसका संबंध शब्दों से है। साहित्य दर्पणकार का मत है कि सब रसों में भारतीय वृत्ति काम आती है। भरत मुनि ने उसका संबंध करुण और अद्भुत से बताया है। इसके विषय में भारतेंदु जी लिखते हैं कि यह केवल विभत्स में ही काम आती है। भारतीय वृत्ति का संबंध नाटक के आरंभिक कृत्यों से भी रहता है। भरत मुनि ने इस वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद में बताई है। वृत्तियों का रसों से संबंध बतलाने का श्लोक यह है, श्रृंगारे कैसिकी वीरो सत्यवत्या भट्टी पुनः रसे रौद्रे च वीरभत्से वृत्ति सर्वत्र भारती। गाइस, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो कल अगले टॉपिक के साथ में मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।